Hello everyone, how are you? So today we are going to do most important and expected question of class 10th in physics. So let us start. तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों इस वीडियो में हम सारे ही जितने भी PYQs हैं, सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे ही कवर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ लाइट चैप्टर। तो पहली जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे एक सामने पिक्चर देख सकते हैं, इसमें एक इंसिडेंट रे है, एक नॉर्मल रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो ये आई है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो तीनों रेज हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये बच्चों ये तीनों की तीनों एक ही सेम ही प्लेन में लाई करती है। इट मीन्स कि अगर आप मानो कि एक प्लेन ऑफ पेपर है तो ये तीनों की तीनों प्लेन ऑफ पेपर में ही ड्रॉ करी गई है। नाउ इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बड़े सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। लेंसेज और उनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द लेंसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस क्विकली रिकैप। हमारे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जो मिरर है आपकी 6 इमेजेस बनाता है। फर्स्ट इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज करो आप स्टार है या फिर मून है या फिर सन है, मींस इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी रेज आ रही है और रेज जो इंसिडेंट होंगी सरफेस ऑफ मिरर पे, तो क्या होगा, वो जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस से क्रॉस करेंगी। आपकी इमेज कैसी बनी, आपकी इमेज जो है मिरर के फ्रंट में बनी। इट मीन्स ये कैसी इमेज है, दिस इज रियल इमेज। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो आपकी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ पॉइंट साइज एट द फोकस। सेकेंड, जब आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर के बियॉन्ड है, मीन्स इंफिनिटी पे नहीं है लेकिन कर्वेचर से पीछे है, तब क्या होगा, जो फर्स्ट रे है दैट इज पैरेलल। अगर वो पैरेलल जा रही है आपके प्रिंसिपल लाइन से, तो क्या होगा, वो फोकस से क्रॉस करेगी। जो सेकंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी, जो कि इंसिडेंट होगी 90 डिग्री पे आपके मिरर पे। अगर 90 डिग्री पे कोई भी रे इंसिडेंट होती है वो तो सेम पाथ को ट्रेस करती है, मतलब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो जाएंगे, मींस 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये लाइन जो रे है अपने आप को ट्रेस बैक करेगी सेम पाथ पे। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस करेगी वहीं पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगेन इमेज किस साइड बनी है, लेफ्ट साइड पे बनी है, मींस यहाँ से इधर की साइड बनी है। ठीक है, तो इमेज जब मिरर से लेफ्ट साइड में बनती है तो ये हमेशा ही होती है रियल एंड inverted image. Now the size of image is smaller than the size of object and it is formed between the center of curvature and focus. The third diagram है हमारा concave mirror का, that is when the object is kept at the curvature। जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होगा तब क्या होगा बच्चों, देखो जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है तो उसकी जो इमेज होती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। एंड क्योंकि ये आपकी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रही है, इट मीन्स की इमेज क्या है, इमेज है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो केप्ट एट द कर्वेचर। फर्स्ट लाइन गई आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो फोकस से जाएगी। अगेन जो सेकंड आपकी रे ऑफ लाइट है वो आपकी अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, दोनों की दोनों आपकी यहाँ पे मीट कर रही है और यहीं पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट इज जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के बीच में है, ठीक है, तब क्या होगा, जो फर्स्ट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से क्रॉस करेगी एंड जो सेकंड रे है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा।
तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के बीच में होता है तो देखो आपकी इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द कर्वेचर। ठीक है, आप देख सकते हो ये बी का एकदम अपोजिट है डी पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने बी पार्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड कर्वेचर था। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस और कर्वेचर के बीच में। बट नाउ यहाँ पे हमने क्या करा है, उल्टी हो गई सिचुएशन, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका फोकस और कर्वेचर के बीच में है तो आपकी इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द कर्वेचर एंड इट इज बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन ये आपकी इमेज कैसी है, इमेज का नेचर क्या है, it is real image inverted but it is bigger in size than the object. Now next पे आ जाते हैं हम E पार्ट पे। अगेन जब आपका मिरर पे आपकी जो इमेज, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा होगा तो क्या होगा, जो फर्स्ट रे है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो वो फोकस से क्रॉस करेगी। जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। जब आपका ऑब्जेक्ट बच्चों देखो फोकस पे रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर बनेगी। ठीक है, ये ई पार्ट और ए पार्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी। ई पार्ट में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा है तो इसकी इमेज बनी है इन्फिनिटी पे। नाउ द लास्ट वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ इसमें हमने क्या करा है, देखो बच्चों इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में रखा है तो फर्स्ट रे जो है वो हमारी पोल पे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड रे जो है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। बट जब हम इनको पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर कि वो पॉइंट ए पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो लास्ट केस में क्या हुआ कॉनकेव मिरर के, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इट अपीयर्स की जो वो इमेज है वो आपके कॉनकेव मिरर के बैक साइड में बन रही है, मतलब वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, जब इस डायरेक्शन में जो भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। और ये इमेज कैसी होती है, दिस इज वर्चुअल इमेज एंड इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है, याद रखिए वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी तो वो इरेक्ट होगी। तो दीज वर आवर 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी रखोगे तो क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो जाएगी वो इंसिडेंट होगी। ठीक है, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्शन होगा। अब आप इसको जब बैक साइड में एक्सटेंड करोगे तो पैरेलल रे ऑफ लाइट हमने क्या बोला था, फोकस से आती हुई लगती है। बट क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो बैक साइड में होता है तो ये कहाँ से लगेगी हमें, कि इस फोकस से आ रही है। ठीक है, नाउ सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि कर्वेचर से आती हुई हमें लगती है, हम इसको भी बियॉन्ड द मिरर एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये कर्वेचर से आ रही है। दोनों जहां पे भी क्रॉस करेंगी वहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो इमेज कैसी है, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड जो मैंने आपको बताया जो भी इस साइड में इमेजेस बनती हैं वो होती हैं वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है। बट इन कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही जो आपकी इमेजेस हैं वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही होती हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रेज कैसे आती हैं, रेज आती हैं पैरेलल। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो रेज हमेशा ही पैरेलल आएंगी। पैरेलल रेज हमें अपीयर होता है कि वो फोकस से आ रही हैं। ठीक है, तो जब पैरेलल रेज मीट जहाँ पे करेंगी फोकस पे तो वहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। नाउ इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, इसलिए कैसे फॉर्म होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी इमेज। तो आप इसको याद कर सकते हो, VED ऐसे, VED means virtual, erect and diminished image is formed by the convex mirror. तो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। लेंसेज भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, रेस को कन्वर्ज कर रहा है एट अ पॉइंट। ठीक है,
नाउ जब रेज पैरेलल आती है इन्फिनिटी से, दूर से जब रेज पैरेलली आएंगी तो क्या होगा, इनसे लेंस है ये, तो इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ रेज हो जाएंगी, तो ये सारी की सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेता है। तो ये कैसी इमेज फॉर्म करता है, ये रियल इमेज फॉर्म करता है। और रियल इमेज हमेशा ही कैसे होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। नाउ सेकंड केस पे आ जाइए, अगेन कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज आवर फोकस, दिस इज 2f, 2f जो कि हम मिरर के केस में कर्वेचर बोलते हैं, लेंसेज के केस में हम इसको 2f से डिनोट करते हैं। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एज 2f, तो क्या होगा, जो फर्स्ट रे पैरेलल होगी वो अपीयर होती है फोकस से आती हुई, ठीक है। सेकंड रे जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी, तो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, फोकस एंड 2f के बीच में फॉर्मेशन होगी इमेज। और इमेज कैसी हुई, इमेज इज real and inverted and smaller than size than the object. Now third case जो हमारा है, that is again सेम जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज भी कर्वेचर पे ही बनती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f पे कैप्ट है, तो आप देख रहे हो इमेज भी कहाँ पे बनी है, 2f पे बनी है, मतलब सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन होती है जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है। नेक्स्ट केस पे आ जाइए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f एंड 2f, तो क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड द 2f, दैट इज जो कर्वेचर है लेंस का उसके बियॉन्ड, मतलब इसका जो साइज है इमेज का वो बड़ा होगा देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप देख रहे हो, ये इस केस का बिल्कुल अपोजिट केस हो गया, ठीक है। इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट हमने 2f के बियॉन्ड रखा था तो इमेज हमारी फॉर्मेशन हुई थी f एंड 2f के बीच में। नाउ इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है f एंड 2f के बीच में है, तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, बियॉन्ड द 2f, तो इमेज कैसी हो गई, इमेज इज बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ ओके, वेयर इज फोकस इन द इमेज, देखो बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के आप देख रहे हो यहाँ पे, बिकॉज दिस इज कन्वर्जिंग, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर की साइड फोकस होता है, ओके। नाउ अगर ये कॉन्केव होता तो इसमें फोकस आपका लेफ्ट साइड में होता, अगर आपकी रेज इधर से आ रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड से आ रही है, तो इसका फोकस उसके अपोजिट साइड में होगा, क्योंकि ये लेंसेज हैं, इनसे जो लाइट है, लाइट रे वो क्रॉस कर सकती है, पास कर सकती है, बट बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, ओके। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेंस पे। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल जाएगी, पैरेलल रे हमेशा फोकस से जाती है, सेकंड रे जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तब क्या होगा, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो इंफिनिटी पे होगी, राइट। अब आप लास्ट केस पे आ जाइए, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ बनी, ये बनी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड 2f, और इमेज कैसी बनी, इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट रे थी वो पैरेलल थी, फोकस से जाती हुई हमें दिखी है, जो सेकंड रे है ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई दिखी, दोनों को हमने जब बैक में एक्सटेंड करा तो वो इस पॉइंट में मीट करी और यही हमारा बनेगा इमेज का फॉर्मेशन, राइट। तो ये लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और रे डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं 10th क्लास में, न्यूमेरिकल्स के साथ भी ये आता है, और जो आपके न्यूमेरिकल्स में होगा अगर उसमें रे डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा तो वो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर जरूर करिएगा। तो चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस आप देख रहे हो, इसमें फोकस कहाँ है, इसमें फोकस इधर की साइड है, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है लेफ्ट साइड से तो उसका फोकस इसके सामने ही बनेगा, ठीक है। तो ये फोकस क्या हुआ, बिकॉज जो कॉन्केव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंसेस होते हैं, डाइवर्ज क्योंकि आप देख रहे हो रे ऑफ लाइट आ रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, वो डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है।
नाउ अगर हम इसको पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। अब यही पॉइंट हमारा होगा फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ यही, ये हमारा फोकस होगा और यही हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी, ठीक है। चलिए, नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे केप्ट होता है तो हमने क्या देखा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलली आती हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी, ठीक है। और इनको हम पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो वो पैरेलल रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस से आती हुई दिखती है। तो हमारा आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनी, वो बनी फोकस पे। अब ये इमेज कैसी है, ये है आपकी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज है, देख रहे हो आप, पॉइंट साइज की इमेज है। तो जब भी ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर होगा, इंफिनिटी पे होगा, तो हमेशा पॉइंट साइज की इमेज होगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते हो तो आपकी जो इमेज का साइज है वो बड़ा होता जाता है। ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा तो इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, अपोजिट हो जाता है। चलिए, नाउ ये आपका कॉन्केव लेंस का सेकंड केस में क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी रख देते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रे जो पैरेलल है वो हमें क्या दिखेगा कि वो फोकस से आती हुई लगेगी। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी, तो जहाँ पे भी ये दोनों क्रॉस कर रही हैं वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब आप देख रहे हो इमेज बहुत ज्यादा छोटी है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर बन रही है। अगेन आपकी इमेज कैसी बनी, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और, जब भी आपका कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस होता है तो इसमें जो फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा ही नेगेटिव होती है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इसमें जो फोकल लेंथ होती है उसको हमेशा ही हम पॉजिटिव में लेते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए बहुत काम आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर या फिर लेंस के सामने रखा जाता है, तो हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसको आप नेगेटिव का साइन जरूर देंगे, ठीक है। लाइक ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे लगा रखा है तो आप लिखोगे -20 सेंटीमीटर। चलिए, नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। मिरर फॉर्मूला इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। v हमारा इमेज डिस्टेंस होता है एंड u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय h डैश अपॉन h, दैट इज also given as minus v upon u for the mirrors। मतलब आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज माइनस, ट्रिपल एम से याद रख सकते हो, MMM, मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज माइनस। लेंस फॉर्मूला में सेम है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, बट यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला में माइनस हो जाता है और मिरर में प्लस हो जाता है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। या फिर हम देख सकते हैं लेंसेस में जो आपकी मैग्निफिकेशन है वो v अपॉन u होती है, इसके आगे माइनस नहीं लगता, ठीक है। दिस इज फॉर लेंसेस, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव मिरर्स, इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव में ली जाती है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव में ली जाती है। रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रे, सपोज करो ये दो मीडियम है, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, थोड़ा सा उसका बेंडिंग हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इसकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकाल सकते हैं। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी हम कुछ फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपको मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है, ठीक है। दिस इज आपका, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। मीडियम 1 आपका एयर है, मीडियम 2 आपका फॉर एग्जांपल ग्लास अगर हम ले लेते हैं। नाउ दिस इज लाइन ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है, एंड दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1 आप निकाल सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर से, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, या फिर
अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है दैट इज रिफ्रैक्टिव। अगर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दोनों मीडियम का, तो आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो ध्यान आपको क्या रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन 2 ले सकते हैं आप, अपोजिट हो जाएगा। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मीडियम 2 टू 1 निकालेंगे, ठीक है। मीडियम 2 पर मीडियम 1 नीचे। या फिर एक लास्ट फॉर्मूला, देयर इज वन मोर फॉर्मूला विच इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू 2। तो इन चारों फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा के, वॉट एवर इज गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, आप इन चारों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। Now, let us proceed to key questions from previous year and most important questions of light chapter. First is our power of lenses. Power of lenses से related first question करेंगे हम। Now, what is the power of lens? Power क्या होती है बच्चों? Power is actually the ability of the lens to converge or diverge the light. जो लेंसेज की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कितना कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कितना डाइवर्ट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। नाउ पावर या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव मिरर, दोनों कॉनकेव केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अगर आपका पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो आप समझ जाओ कि वो या तो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। तो सिमिलरली हम पावर से भी पॉजिटिव और नेगेटिव से पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का लेंस होगा। अगर पावर आपकी पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, मतलब कि वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। और अगर आपकी पावर नेगेटिव है, ठीक है, पावर आपकी नेगेटिव है, तो मीन्स वो आपका वो दैट इज योर डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि वो आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है। नाउ पावर और फोकल लेंथ का भी आपस में रिलेशन है। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पावर हमें हमेशा डायोप्टर में निकालनी होती है, बट आपकी इस केस में अगर पावर आपको निकालनी है तो फोकल लेंथ आपकी हमेशा ही मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। बट नॉर्मली जब हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं या फिर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकलती है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा पावर निकालने के लिए, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने सेंटीमीटर से निकाला तो आपका डायोप्टर में पावर नहीं आएगा और आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर की क्या है, -3 दी गई है। List 4 pieces of information you can deduce about the mirror and image. तो बच्चों आपको क्या लगता है, -3 से क्या आप मैग्निफिकेशन अगर दी हो तो आप इसका कोई आंसर निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन इज -3। तो देखो, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज के इक्वल है। अगर मैग्निफिकेशन आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब आपका इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है, बड़ा है। अगर तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, मींस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। तो इसमें आप देख सकते हो, आपको माइनस नहीं देखना, ठीक है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी इमेज का साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और कितना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। सो इमेज इज 3 टाइम बिगर देन द ऑब्जेक्ट। नाउ अब हमें माइनस का साइन क्या बताता है, माइनस का साइन बताता है हमें कि जो आपकी इमेज है ये स्फेरिकल मिरर है। देखो जो स्फेरिकल मिरर है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इधर की साइड कैप्ट है, ठीक है, अगर इमेज भी आपकी इधर की साइड ही बनती है, ठीक है। मतलब अगर हम पोल से इधर की साइड मेजर करते हैं, जो भी डिस्टेंस, उसको हम लेते हैं नेगेटिव में।
तो इस साइड जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती हैं, वो होती हैं रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो इस नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चला कि जो आपकी इमेज बनी है वो इधर की साइड बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है, और वो रियल है और वो इन्वर्टेड है। और ये किससे बनी है, ये बनती है कॉनकेव मिरर के केसेस में। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ स्पीड एंड लाइट का क्वेश्चन करते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें ग्लास का, तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3/2। नाउ इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दी हुई है हमें, जिसको हम लिख सकते हैं वीजी से, कितनी दी गई है, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालना हमें क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। नाउ व्हाट इज गिवन, इसको हम लिख लेंगे, हमें निकालना है C, दैट इज रिफ्रैक्टिव, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो C इज इक्वल टू NG इंटू VG। NG हमारा कितना है 4/3 एंड VG हमारा कितना है 2 × 10⁸ 2 4 8/3 into 10⁸ 8 into 10⁸ meter per second. So this is speed of light in vacuum, which is 2.67 into 10⁸ meter per second. Okay, तो आप क्या करिए बच्चों, एक आप लोग भी नोटबुक लेके बैठिए और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, साथ में फॉर्मूला लिखिए और देखिए कि आपका क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है वाटर में। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैसे निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब हमें VW निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VW इज इक्वल टू C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर। नाउ इसको पुट कर लेते हैं, ये C की वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज 2.67 into 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में हमें दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.78 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने निकाली है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When an object is placed at 30 centimeter from a convex mirror, ठीक है, convex mirror है, convex mirror किस टाइप से होता है, इस तरीके से हमारा बनता है convex mirror with focal length 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की हमें पता है फोकल लेंथ इस साइड होती है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर या फिर लेंसेज के सामने होगा। तो इसके साइन के आगे हम लगा देंगे -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंसेज की कैसे होती है, पॉजिटिव में, तो आपको पॉजिटिव लगाना होगा, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इमेज कैसी बनेगी हमें ये बताना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मुझे फटाफट से लिख के बताइए, देखें कमेंट में कौन लिख पाता है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, मिरर में पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर लेंसेज होता तो यहाँ पे होता नेगेटिव, राइट।
नाउ 1/f इज 1/15 पॉजिटिव में है इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना है -30 सेंटीमीटर. दैट विल बी इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/15. ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा से इधर आके क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में ही आएगा 1/30. 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30 प्लस 30 1 सा 30. 1/v इज इक्वल टू 3/30 विच विल बी इक्वल टू v कितना हो जाएगा, और ये आपका 10 हो गया 1/10. तो v आपका हो गया 10 सेंटीमीटर. मतलब आपकी जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, ठीक है. ऑब्जेक्ट था 30 पे, इमेज आपकी बनी 10 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर. मतलब कि ये जो आपकी इमेज कहाँ बनी, ये आपकी फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनी है, ठीक है. इमेज आपकी यहाँ पे इधर की साइड बनी है, छोटी बनी है, राइट. तो इससे हमें क्या पता चला कि इमेज आपकी कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, and it is smaller in size than the object and virtual and erect image. Refraction of light through a triangular glass prism, ये बहुत बहुत important question है, बहुत बार आ चुका है. Refraction of light through the triangular glass prism, ठीक है. Now एक triangular glass prism बना लीजिए, तो इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, और हमें मार्क करना है एंगल ऑफ डेविएशन. तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ एन इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे. इससे हम एक 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. ये एक नॉर्मल हो गया, ठीक है. एन डैश इज द नॉर्मल. नाउ बच्चों देखो, दिस इज द रेयरर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम. रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होता है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है. क्योंकि डेंसर मीडियम मतलब थोड़ा ज्यादा डेंस होगा, ठीक है. उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होंगे, तो क्या होगा, जो लाइट रे है उसको क्रॉस करने में डिफिकल्टी होगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. तो ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ अगेन देखो, ये यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है. नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी कि अवे नॉर्मल जाएगी, कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से. व्हाट डू यू थिंक, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, देखें कौन सबसे पहले बता पाता है. इट विल गो टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे. ओके, चलिए मैं बताती हूँ. ये बच्चों देखो, जब आपका रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो टूवर्ड्स नॉर्मल थी, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक है. इसकी साइड नहीं हुई, थोड़ा अवे चले गई. ओके, नाउ अब जब इस लाइट रे को जाना कहाँ चाहिए था, इंसिडेंट रे को. दिस वाज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे. इमर्जेंट मतलब जो बाहर निकली फाइनली, ठीक है. इसको जाना कहाँ चाहिए था, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो इस तरीके से जाना चाहिए था. अब इमर्जेंट रे को कहाँ जाना चाहिए था, इसको हम बैक में ड्रॉ करें तो इसको कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, ठीक है. अब ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, दिस एंगल, ठीक है, या आप इस वाले एंगल को भी बोल सकते हो. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, नाउ अगर आप इस रेस को मार्क कर सकते हैं, ए बी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी. ओके, आप इन सबको नाम दे दीजिए और फिर आप लिखिए एंगल ई बी सी इज एंगल ऑफ डेविएशन. इन सब के आपको नाम मेंशन करने होंगे. आपको मैं आगे दिखा देती हूँ लाइक दिस, ठीक है. आप ऐसे नाम मेंशन करेंगे सबके. रे पी क्यू, इट इज इंसिडेंट रे. EF, it is refracted ray, and FS, it is emergent ray. एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आप देख रहे हो HGS आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, राइट. तो इस तरीके से आप प्रॉपरली सारा फिगर बना के नीचे इस तरीके से मेंशन कर देंगे सारी डिटेल्स एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव मिरर when the object is at the center of curvature, okay, and explain the nature of the image. अब हमें रे डायग्राम बनाना है कॉनकेव मिरर का, तो चलिए पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं. कॉनकेव मिरर इस तरीके से बनता है.
दिस इज अवर कॉन्केव मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, दिस इज फोकस, फोकस का डबल हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे तो हमें पता ही है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की। चलिए तो बनाते हैं। जो फर्स्ट रे है इट विल गो पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से ड्रॉ करेगी। मैं एकदम स्ट्रेट तो नहीं बना पा रही हूँ, आई होप आप समझ सकते हैं। सेकेंड रे अगर वो फोकस से जाएगी तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी। एरोज बनाइए रेज में। अब दोनों जहां पे मीट करेंगी वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट मीन्स वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। So image will form again at the center of curvature and it will be of same size as that of the object. अब इसका नेचर क्या है, ये आपके फ्रंट में बनी है तो दिस इज रियल इमेज। और रियल इमेज कैसे होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और कर्वेचर पे जो बनती है इमेज वो सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट के साइज की, राइट। तो आप इसको प्रॉपरली इस तरीके से बना सकते हैं, सही तरीके से बिल्कुल लेबलिंग प्रॉपर करनी है, एरोस दिखाने हैं। अगर आप एरोस नहीं मार्क करेंगे सो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर एट एन ऑब्लिक एंगल। ऑब्लिक एंगल मतलब सपोज करो ये दो मीडियम है, दिस इज एयर एंड दिस इज योर वाटर, राइट। नाउ ऑब्लिक मतलब एंगल पे, स्ट्रेट 90 डिग्री पे ना आके एक एंगल पे आ रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से वाटर में और एक दिस इज नॉर्मल, ये ऑब्लिक एंगल पे आ रही है, ठीक है। एक्सप्लेन इफ द लाइट बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अभी मैंने बताया एयर क्या है बच्चों, एयर इज रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम है, एयर इज रेयरर मीडियम, ठीक है। एयर रेयरर मीडियम है और वाटर इज डेंसर मीडियम, ठीक है। वाटर एयर से तो डेंसर ही है, ठीक है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, थोड़ा सा अंदर की साइड आ जाती है, ठीक है। जाना इसको इधर चाहिए था लेकिन थोड़ा सा ये अंदर की साइड आ गई, मतलब ये एन डैश विच वाज नॉर्मल उसकी तरफ थोड़ा सा डेविएट हो गई। तो दिस वाज द क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आप ऐसे प्रॉपरली मेंशन करेंगे, रे ऑफ लाइट, एरो जरूर दिखाना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है और रे का ओरिजिनल पाथ भी दिखाएंगे और अब उसका डेविएटेड पाथ भी दिखाएंगे, राइट। चलिए अच्छा, आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो फिर आप एरोस को उल्टा बना देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Our next question is list two possible ways in which a concave mirror can produce a magnified image of the object placed in front of it. Okay, तो यहाँ पे हमें दो केसेस बताने हैं जिसमें कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर ये हो गया, ठीक है। फोकस है ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर तो ऑब्जेक्ट आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो क्या होगा, फर्स्ट फोकस से जाएगी, ठीक है। सेकंड रे आप देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब ये दो जहां पे भी मीट कर रही हैं वहीं पे आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देख सकते हो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, इट इज ऑन द सेम साइज, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड और हमें जैसी चाहिए थी मैग्निफाइड इमेज भी बनी है। दिस वाज आवर केस 1। नाउ सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, तो सिक्स्थ केस था, मैंने आपको बोला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है। जब इसके बीच में और पास ले आओगे, पहले फोकस और कर्वेचर के बीच में था, अब कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में है। फर्स्ट रे पैरेलल होगी, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। सेकेंड रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो आप इसको पीछे की साइड एक्सटेंड करोगे तो यू विल
फाइंड कि ये आपको इमेज जो है वो कहाँ पे मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये इमेज कैसी हुई, दिस इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये बिहाइंड बनी है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। एंड दिस इज इन लास्ट ऑल्सो, ये बड़ी भी है, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना पास होता जाता है मिरर के तो उसका साइज छोटा होता जाता है, और ऑब्जेक्ट का साइज अगर छोटा होता जाएगा तो इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप, ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द इमेज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट केस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपको अभी मैंने दिखाया, और इमेज प्रोड्यूस इन द सेकंड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दोनों में अपोजिट है, एक में रियल इन्वर्टेड बनी, दूसरे में वर्चुअल और इरेक्ट बनी। Now our next question is, the linear magnification produced by the spherical mirror is +1/3। मैग्निफिकेशन कितना है, +1/3 है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे मतलब ये पॉइंट्स में आ रहा है, मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन। ओके, एनालाइज दिस वैल्यू, स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर, कौन सा टाइप का मिरर है। नाउ पॉजिटिव से ही हमें पता चल रहा है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव कॉन्वेक्स में होता है, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर एंड ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। नाउ अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में आप दो डायग्राम्स हैं, दोनों में ही आपकी कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है इमेज जो होती है छोटी बनती है, एक में तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज बनती है, दूसरे में डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, और आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया मान लो बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, फर्स्ट रे जो इस पे इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, और अगर हम इसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो हमें अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, सेकंड रे जो होगी वो हमारी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, दोनों जहां पे भी मीट करेंगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनी, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वेद, ठीक है, वेद से याद कर लो, कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस जो होती हैं हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं, एक में पॉइंट साइज बनती है और दूसरे में आपकी डिमिनिश्ड बनती है, मतलब छोटी बनती है। राइट, तो आपका आंसर इस तरीके से अच्छे से आप प्रॉपरली इस तरीके से लिखेंगे। इस क्वेश्चन से आपके सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे लाइट से रिलेटेड। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे in each of the following cases. A ray of light incident on the convex mirror. तो पहले तो हम बना लेते हैं convex mirror। ठीक है, convex mirror, और ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट क्या केस है, स्ट्राइक एट इट पोल, तो फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो पोल पे इंसिडेंट है। ठीक है, पोल पे इंसिडेंट है मतलब ये इस तरीके से आई। नाउ मेकिंग एन एंगल, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज थीटा। ठीक है, मैं मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये एंगल थीटा बना रही है। तो जो भी पोल पे इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका फर्स्ट डायग्राम बन गया। सेकंड, दोबारा से हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका फोकस होता है बैक में, तो अगर ये बैक से आ रही है तो मतलब ये क्या थी, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट थी। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे। बी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, ये इंसिडेंट है कॉन्वेक्स मिरर में, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, और हमें लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, तो ये आपका इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो सेम इसी टाइप का डायग्राम बनेगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आपको यही सेम डायग्राम आपका दोबारा से बन जाएगा। दिस वाज आवर फर्स्ट डायग्राम, this is second one, and this okay, this is third one. Now next question, this is very important question, ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इस बार आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस पर आपके प्री बोर्ड्स या फिर बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। The above image is that of a reflecting telescope, ये एक टेलीस्कोप की इमेज है बच्चों। Revolutionized our ways of looking into the sky.
They employs mirror to gather and focus the light rather than the relying solely on the lenses as in their reflecting counterparts. मतलब बच्चों सिंपल सी बात है कि आपका ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रही है कोई डिस्टेंट स्टार से, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टार बना हुआ है, वहां से लाइट आ रही है, जो भी डिस्टेंट सोर्स से लाइट आती है वो हमें पता है पैरेलल रेज आती है, ठीक है। अब आप टेलीस्कोप में देख रहे हो लाइट रेज आ रही हैं और इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, और ये सरफेस क्या है, ये कोई कर्व्ड मिरर दिख रहा है हमें, है ना, कुछ इस टाइप से मिरर है, मतलब ये बैक साइड ऐसी होगी, तो कौन सा मिरर है आप खुद से देख लो, ठीक है। इस पे जैसे ही रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट दोनों पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं और इस कुछ ट्रायंगुलर पीस पे, ये कोई ट्रायंगुलर पीस है यहाँ पे, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पीस है प्लेन मिरर, ओके। प्लेन मिरर के बाद ये दोबारा से रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे ये कुछ आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, ये कोई चीज पड़ी हुई है, दिस इज एन आई पीस। आई पीस मतलब जो टेलीस्कोप से ऐसे हम देखते हैं, दैट इज आई पीस, ठीक है। तो आई पीस से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दो जगह तो रिफ्लेक्शन हुआ, इस कर्व्ड मिरर पे और इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, और ये जो आई पीस पड़ा हुआ यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ और हमने देखा स्टार को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे लिखा क्या है आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, आगे चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। नाउ नाउ okay, what kind of image of the star is seen by the observer at the eyepiece, ठीक है, हमें कैसी इमेज दिखेगी यहाँ पे आई पीस पे। तो बच्चों ऑब्वियसली हमें इमेज कैसी दिखेगी, पहली बात तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, इधर से भी रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज हमें कैसी दिखनी चाहिए, हमेशा हमें रियल इमेज दिखनी चाहिए, क्योंकि रियल इमेज और हमें ये इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, ठीक है। हमें एक्चुअली हमें रियल इमेज दिखेगी, अब हमें यही लिखते हैं कि हमें रियल इमेज दिखेगी स्टार की, ओके। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मिरर कौन सा यूज करा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन मिरर यूज करा गया है, ठीक है। और ये वाला मिरर कौन सा है टेलीस्कोप में, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये जो कर्व्ड मिरर है, दिस कर्व्ड मिरर इज योर कॉनकेव मिरर। Explain with reason what kind of optical device, type of lens or mirror that is used at the eyepiece. eyepiece पे दिख रहा है हमें कुछ इस टाइप का लेंस है, ठीक है, दिस इज नॉट मिरर, ये लेंस है, कौन सा लेंस होता है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस जिसको आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हो, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है रेस को एक पॉइंट पे। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप, अब ये प्लेन मिरर क्यों लगाया गया है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, दिस इज द कर्व्ड मिरर, जो कि कर्व्ड मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज इसने जो बनाई वो इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होगी, और प्लेन मिरर का क्या रूल्स थे, इसके क्या करेक्टरिस्टिक थे, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक था कि ये क्या करता है, ये लेटरल इन्वर्जन करता है, मतलब लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है ना, दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। तो ये क्या करेगा, लेटरल इन्वर्जन करेगा, और आई पीस में जब हम अपनी इस जो भी डिस्टेंस स्टार है उसकी इमेज देखेंगे तो वो हमें एकदम रियल एंड इन्वर्टेड की जगह सीधी में इमेज दिखाई देगी और रियल इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी दिए क्लियरली, इमेज कौन सी बनी, रियल इमेज बनी, मिरर कौन सा था, कॉनकेव मिरर था, और कन्वर्जिंग लेंस यूज करा गया था आई पीस में टू कलेक्ट द रेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। डी पार्ट का आंसर था द प्लेन मिरर लिटरली इन्वर्ट्स द इमेज फॉर्म्ड बाय द कर्व्ड मिरर। Now let's do the next question. The above figure shows the formation of an image by the lens shown by the thick line. तो ये जो थिक लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये कोई लेंस है, ठीक है। एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इस फिगर को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस यूज। अगर आपको याद होगा लेंसेस की जितनी भी इमेजेस बनते हैं, एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है तो बच्चों याद करो वो क्या था, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा तो जो उसकी इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और ऑब्जेक्ट की बैक साइड में बनती है। तो ये हमें पता चल गया कि किस टाइप का लेंस यूज करा गया है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। बी पार्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज आप देख रहे हो क्या बनी है, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। सी पार्ट है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर
तो इमेज का डिस्टेंस दिया क्या हुआ है 30 सेंटीमीटर, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए इसके आगे लग जाएगा -30 फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या दिया है, सेकंड चीज हमें दी गई है कि इमेज जो है वो ट्वाइस है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है दैट इज 2। देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो हमें मांगा क्या क्या मांगा गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं v अपॉन u। ठीक है, नाउ v अपॉन यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2। ठीक है, तो हमें v अपॉन यू इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। v की वैल्यू है यहाँ पे -30, u हमें निकालना है और मैग्निफिकेशन इज 2। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 30 अपॉन 2 -30 अपॉन 2 इज इक्वल टू u। तो आपका u कितना आ गया, u इज -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस है। नाउ नेक्स्ट इज कुछ एनसीईआरटी बुक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.3 एंड एग्जाम्पल 9.4 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मेक श्योर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एंड मेक श्योर जो बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज वो एज इट इज़ आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो फर्स्ट पेज में मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो दे दिए हैं और सारी कन्वर्जन भी दी है। एंड मेक श्योर कि एसआई यूनिट आप आंसर के साथ जरूर लिखें, तो आपके लिए सारी यहाँ पे एसआई यूनिट भी मेंशन कर दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो कि कई बार आपके पेपर में आते हैं। फर्स्ट इज ओम्स लॉ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन और ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से, एंड पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंडरिकल कॉपर कंडक्टर्स along with their face area and length। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 सिलेंडर दिए हुए हैं कॉपर के। कंपेयर द रेजिस्टेंस, हमें क्या करना है, हमें इनकी रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लेते हैं रेजिस्टेंस ए की, रेजिस्टेंस बी की एंड रेजिस्टेंस सी की। फर्स्ट इज दिस ए, लेंथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। तो फर्स्ट का तो हमारा ये रेजिस्टेंस का आंसर निकल आया। सेकंड का आप देख सकते हो बच्चों, एरिया अपॉन 3 है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर आप लोगों को देखो लेंथ और एरिया इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो। अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाता है, और अगर एरिया इंक्रीज होगा तो लेंथ सेम नंबर से डिक्रीज हो जाएगी। नाउ सेकंड के लिए हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रो, लेंथ है यहाँ पे 3l तो हम लिख देंगे 3l अपॉन एरिया है, एरिया अपॉन 3, तो एरिया अपॉन 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, रो 9 रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। नाउ सी की निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू रो, लेंथ है आपकी l अपॉन 3 और एरिया है 3 टाइम्स, दैट इज ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी रेजिस्टेंस सी की कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 9 रो लेंथ अपॉन एरिया। तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस कंडक्टर सी की। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स दे दिए और इसमें आपकी रेजिस्टेंस तीनों की यहाँ पे निकाल के दी है, तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब देखो जब भी हमें कोई टोटल कॉस्ट निकालना होता है, यानी कि हमें बिल देना है, ठीक है, बिल निकालना है इलेक्ट्रिसिटी का फॉर द मंथ, जो भी आपको मंथ दिया होगा उसके नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करने होंगे। तो आपको पता है जो मंथ ऑफ सितंबर है इट हैज 30 डेज,
इफ द रेट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी के कितने रुपए हैं, 6 रुपए की। नाउ अब दो अप्लायंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि पावर 1000 वॉट पे रन करता है 5 आवर्स डेली। सेकंड है रेफ्रिजरेटर जो कि 400 पावर लेता है और डेली 10 आवर्स के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो आपको मैं यहाँ पे एक बहुत इजी फॉर्मूला दे रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों के लिए वो अप्लायंस यूज हुआ है, आप इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट में जो भी टोटल एनर्जी निकलेगी, जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको हम ऐड करके जितनी भी यूनिट दी गई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ फर्स्ट केस में हमें दिया गया है हीटर। ठीक है, हीटर की पावर कितनी है, 1000 वॉट। तो वॉट को हमें कन्वर्ट करना होता है किलोवाट, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 किलो वॉट। राइट, नाउ एनर्जी कैसे होगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मतलब 1 किलो वॉट इनटू टाइम, टाइम है हमारा 5 आवर्स, इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर 30 है, तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ गया 150 किलो वॉट आवर। सिमिलरली हम सेकेंड अप्लायंस का भी निकाल लेंगे। रेफ्रिजरेटर का जो है एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर जो कि है आपकी 400 वॉट, तो 400 वॉट को कन्वर्ट करें तो हम 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 0.4 किलो वॉट। ठीक है, तो पावर आ गई हमारी इधर 0.4 इनटू नंबर ऑफ आवर्स हैं 10 आवर्स और टाइम है 30, सो ये एनर्जी हमारी आ जाएगी 120 किलो वॉट आवर। अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, तो फर्स्ट जो एनर्जी निकली है और जो सेकंड एनर्जी निकली है, तो एनर्जी हम टोटल कर लेंगे इसको, 150 प्लस 120 इज इक्वल टू 270 किलो वॉट आवर। अब हमें क्या करना है, जो आपका कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट हमें निकालना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी विच इज 270 इनटू द रुपीज, एक यूनिट कितने की है, 6 रुपए की, तो 270 इंटू 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1670 रुपीज। so this is the total cost of the electrical devices in the month of September। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A battery E is connected to 3 identical lamps P, Q, R as shown in the figure। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैटरी E है जो कि लैंप P, लैंप Q और लैंप R से अटैच्ड है। Initially the switch S is kept open and the lamp P and Q are observed to glow with some brightness। Initially starting में क्या हुआ कि जो आपका की है S की, इसको ओपन रखा गया था, तो लैंप P और लैंप Q आप जो देख रहे हैं ये सेम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहे थे। Then the switch S is closed. How will the brightness of glow of bulb P and Q will change? Justify your answer। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो इनकी P और Q की ब्राइटनेस में, इनमें ग्लो में क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो बच्चों देखो, जब तो ये ओपन था सर्किट, ठीक है, जब ये ओपन था तो क्या था, P और Q आपस में सीरीज में थे, और सीरीज में जो होता है करंट सेम फ्लो करता है। इट मीन्स कि जो लैंप P है और लैंप Q था, इनिशियली इन दोनों की ब्राइटनेस सेम थी, लेकिन जैसे ही इसको क्लोज करा तो क्या हुआ, जो लैंप Q है और लैंप R है ये आपस में पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है जो करंट होता है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, तो जो करंट आ रहा था P से वो आधा चला गया Q में और आधा चला गया R में, मीन्स कि जो टोटल करंट था वो डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, इट मीन्स कि जो Q को करंट मिल रहा है वो कम है, ठीक है, और P को जो करंट मिल रहा है वो ज्यादा है। ठीक है, और तो इसका मतलब हुआ कि जो Q है आपका लैम्प, उसकी जो ब्राइटनेस है वो P से कम हो जाएगी, P की ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी और Q की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ये कई बार आपके क्वेश्चंस में, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को आया है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट which is flowing through the conductor
is directly proportional to the potential difference of the conductor applied across it, provided all the physical conditions like temperature is constant. So V is proportional to I, V is proportional to R, it means V is equal to I R. तो यही है हमारा Ohm's law. Now second is, how is an ammeter connected in an electrical circuit? तो बच्चों ammeter आपको पता है, ammeter क्या मेजर करता है? ammeter करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो ammeter करंट को मेजर करता है, इसलिए हमेशा ही हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि ये सारा का सारा जो भी करंट जा रहा है उसको मेजर कर सके। इट मीन्स कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए। थर्ड पार्ट इज द पावर ऑफ लैम्प इज 100 वॉट। तो पावर है किसी लैम्प की वो है 100 वॉट। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 1 मिनट। तो टाइम हमें दिया गया है 1 मिनट, पावर दी है 100 वॉट, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर है वॉट में, लिख देंगे हम 100, टाइम है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60, आंसर आ जाएगा 6000 joules. So energy consumed is 6000 joules. Next question is, a wire of resistance 5 ohm is bent in the form of a closed circle. तो एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम और उसको बेंट कर दिया गया है, एक क्लोज सर्कल बना दिया गया है उसका। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स at the ends of any diameter of the circle. तो हमें निकालना क्या है? हमें इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों देखो, जब तो ये वायर थी इसकी टोटल रेजिस्टेंस थी 5 ओम। नाउ इससे हमने क्या करा, इससे हमने एक सर्कल बना लिया। अब बोला है इसकी रेजिस्टेंस निकाल लो इस डायमीटर के अक्रॉस। इट मीन्स कि जो वायर थी उसका आधा रेजिस्टेंस ऊपर और आधा नीचे डिवाइड हो गया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस तरीके से रेजिस्टेंस जो थी वो आधी ऊपर और आधी नीचे चली गई। इट मीन्स की रेजिस्टेंस इसकी टोटल थी 5, तो आधी ऊपर मतलब 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो ऊपर वाले जो रजिस्टर है उसकी भी 2.5 ओम हो गई रेजिस्टेंस और नीचे वाले की भी 2.5 ओम हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट, मीन्स आर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2.5 प्लस 1/2.5 इज इक्वल टू 2/2.5। ये हो गया हमारा 1/R इक्विवेलेंट। इट मीन्स कि जब हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट हमारा हो गया 2.5 अपॉन 2 which is equal to 1.25 ohms. तो R equivalent हमारा कितना आ गया? R equivalent is equal to 1.25 ohms. Now the next question is, an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लैम्प है, इसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम और एक रजिस्टर है जिसकी की रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये दोनों के दोनों 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच्ड हैं। नाउ हमें करना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब आप देख सकते हो, अगर हम इसको नाम दे दें R1 और इसको दे दें R2, ये तो सीरीज में है, ठीक है। तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी? इनकी रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट इज टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 है ये, R2 है ये लैम्प जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24 ओम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारी 24 ओम्स। आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पे 24 ओम्स। सेकंड हमें क्या करना है? द करंट थ्रू द सर्किट। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें इसको कैलकुलेट करना है। सेकंड इज we have to calculate the current. So V is equal to IR which is Ohm's law. तो I क्या हो गया? V upon R. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 6 वोल्ट। तो लिख देंगे 6 और रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करी विच इज 24 ओम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। लिख देते हैं हम इसका आंसर यहाँ पे 0.25 एम्पियर इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
थर्ड पार्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। ए पार्ट में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रिक लैम्प से, और बी पार्ट में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस 4 ओम के कंडक्टर का। तो चलिए, थर्ड पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट दिस लैम्प। तो इस लैम्प के लिए हम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस है हमारी 20 ओम, V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.25 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस हो गया 5 वोल्ट्स। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हमें 4 ओम कंडक्टर भी करना है। अगेन V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, इस केस में रेजिस्टेंस है 4 और करंट है 0.25। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट। तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक लैंप का, और कंडक्टर का आ गया 1 वोल्ट। लास्ट पार्ट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, द पावर ऑफ द लैम्प। तो इस लैम्प की पावर कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। लैम्प की कैलकुलेट करनी है तो R2 हो जाएगा। करंट इज 0.25, रेजिस्टेंस है हमारी 20, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.25 वॉट। तो लास्ट आंसर हमारा आ गया, दैट इज पावर इज इक्वल टू 1.25 वॉट। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज शोन इन द फिगर अबव A एंड B आर टू लैम्प्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो लैम्प दिए हुए हैं, लैम्प A एंड लैम्प B। लैम्प A इज रेटेड 12 वोल्ट एंड 24 वॉट। तो A का वोल्टेज है 12 वोल्ट और इसका पावर है 24 वॉट। लैम्प B इज रेटेड 6 वोल्ट। लैम्प B जो है ये है 6 वोल्ट। When B operate at its rated voltage, the current in it is 3 ampere. तो करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है 3 ampere. The values of R1 and R2 are chosen so that both lamps operate at their rated voltage based on the information given. Ask आंसर द फॉलोइंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है और दो लैंप हैं A एंड B। A के डिटेल्स हमें दिया गया है 12 वोल्ट एंड 24 वॉट। B की डिटेल दी गई है 6 वोल्ट एंड करंट इज 3 एम्पियर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट इन लैंप A। तो फर्स्ट A में कितना करंट होगा, डिटेल्स लिख लेते हैं, 12 वोल्ट 24 वॉट और इसकी है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट और इसमें करंट है 3 एम्पियर। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना था कि कितना करंट फ्लो कर रहा है A से। तो इसमें हमें दी गई है पावर और वोल्टेज, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो I हो जाएगा पावर अपॉन V। पावर इज 24 एंड V इज 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 1 12, 12 2 24, 2 एम्पियर। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा, करंट थ्रू A इज 2 एम्पियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। नाउ सेकंड हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसकी वोल्टेज मेजर कर रहा है, देखो बच्चों लैंप ए की वोल्टेज दी गई है 12 वोल्ट और आप देख सकते हो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है सारे में, तो ठीक है वोल्टेज हो जाएगी 12 वोल्ट। सो वोल्ट मीटर इज मेजरिंग 12 वोल्ट ऑफ लैंप ए। Now the next question is we have to calculate the resistance of R2. R2 की हमें resistance calculate करनी है। Now potential difference across R2 plus potential difference across B is equal to 12 वोल्ट। अब देखो इसका और इसका टोटल जो होगा इट शुड बी 12 वोल्ट, क्योंकि आपस में पैरेलल में है और आप देख सकते हो लैंप एक ही दी गई है 12 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू
टोटल ऑफ बोथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी कितना है, इट इज 6, टोटल होना चाहिए 12 वोल्ट। नाउ R2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6, सो R2 कितना हो गया, इट इज ऑल्सो 6 वोल्ट। नाउ द लास्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, हमें R1 की रेजिस्टेंस निकालनी है। R1 की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, टोटल हम करंट देखेंगे कितना है और वोल्टेज कितनी है। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल टू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया R1 के अक्रॉस, इट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट। टोटल करंट हो जाएगा आपका, ए में हमने करंट कैलकुलेट करा है 2 और बी में करंट है 3 एम्पियर, तो टोटल करंट हो गया 5 एम्पियर। सो V इज इक्वल टू आई आर। नाउ R1 कितना हो जाएगा, V अपॉन I। V इज हमारा कैलकुलेट करा है हमने 3, करंट इज 5, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 0.6 ओम्स। तो इसी के साथ होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, 2024-25 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। तो चलिए इसके साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों की बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल के प्री बोर्ड और बोर्ड में, वो सारे के वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी और उसका एक लाइव सेशन भी होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक and let's meet again in the next video. Till then, keep learning.